अस्सलाम वालेकुम। आज की एपिसोड में खुश आमदीद। आज की पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हमारे लिए मीनिंगफुल है क्योंकि इस हफ्ते जो कुछ हुआ है इसके लिए हम तकरीबन 4 से 5 साल तक का इंतज़ार कर रहे थे। बताने से पहले कि किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, उस पॉडकास्ट में क्या होगा, सबसे पहले हम अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बाइनेंस जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, वो इस पॉडकास्ट को स्पॉन्सर कर रही है और वी आर वेरी मच थैंकफुल टू बाइनेंस फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट देम इन फ्रंट ऑफ आवर ऑडियंस। बाइनेंस के ऊपर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और बाइनेंस के ऊपर हमारे सारे सिग्नल जो हमारे स्पॉट ट्रेडिंग के होते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर, सारे बाइनेंस के ऊपर आपको वो सारे सिग्नल्स मिल जाएंगे। तो बाइनेंस के ऊपर अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो इसका लिंक हम दे रहे हैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बाइनेंस ज्वाइन कर सकते हैं। और बाइनेंस के ऊपर एक और नई नई चीज लॉन्च हुई है जिसको कहा जा रहा है बाइनेंस स्क्वायर। सोशल मीडिया जिस तरह है इस तरह बाइनेंस ने अपना एक प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया है जहाँ पे सारे क्रिएटर्स अपनी इंफॉर्मेशन ट्वीट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो वहां पे मैं चाहता हूँ हमारी सारी कम्युनिटी में ज्वाइन करें और बाइनेंस स्क्वायर का भी लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। काइंडली वहां पे आके आप हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आगे चलते हैं, आज पॉडकास्ट की बात करते हैं। जैन, जरा बताइएगा कि हम इतना खुश क्यों हैं, क्या हुआ है मार्केट के अंदर। जी, तो आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें काफ़ी हम लोग सब खुश हैं पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि एक न्यूज़ जिसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया जा रहा था कि इथीरियम का ईटीएफ जो है वो अप्रूव होगा या नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं फ्रैंकली, तो मुझे नहीं लगता था कि अभी अप्रूव होगा, क्योंकि कुछ प्लेयर्स जो थे जो मार्केट में इंटरेस्टेड थे उनकी तो एप्लीकेशन की डेडलाइन भी आगे हो गई थी। तो ज़्यादा जो मार्केट में आज से लोग सोच रहे, तो ये था कि अभी तो नहीं होने वाला, अभी बस इट्स जस्ट हाइप एंड इट विल डाई डाउन। बट जो अगेन मार्केट मेकर्स हमेशा जो आप सोच रहे होते हैं उसका उल्टा ही करते हैं। अगेन फॉर अ रीजन वो मार्केट मेकर्स हैं। तो उन्होंने पहले तो न्यूज लॉन्च ही नहीं की, 6 घंटे तक सबको वेट करा के रखा कि भाई अप्रूवल हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड देन आउट ऑफ नोवेयर बैम एक न्यूज आती है कि भाई अप्रूव हो गए इथेरियम का ईटीएफ। और उसके बाद फिर अगेन सबकी जो क्या कहते हैं तासुरात थे, वो आज जो आपने इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर की है वैसे ही है, क्योंकि हम इथेरियम पे काफी टाइम से बुलिश हैं। जो हमारे लोग पॉडकास्ट देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि हम इथेरियम को कितना बैक करते हैं। तो डेफिनेटली really good news for us and the wider crypto community. दैट्स वेरी ट्रू जैन, थैंक यू फॉर समिंग इट अप। अब जरा लेमन टर्म्स के अंदाज में आपको बताते हैं कि मैं जब क्रिप्टो मार्केट के अंदर आया था, जब नया नया मैंने क्रिप्टो सीखना शुरू की थी 2018-19 में, उस वक्त इथेरियम को बहुत कम लोग जानते थे, सिर्फ बिटकॉइन को हर कोई जानता था। लेकिन जब मैंने रिसर्च करना शुरू की तो पता चला कि यार जो सारी क्रिप्टो मार्केट है उसके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, 90% ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो इथेरियम के ऊपर बने हुए हैं। जिसमें से एक ब्रेव ब्राउजर, आपको मैं बता देता हूँ, एक ब्राउजर आज भी एक्टिव है। वो ब्रेव के जो बैड टोकन्स हैं वो सारा इथेरियम के ऊपर बना हुआ है। इतनी ज्यादा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं जो इथेरियम के ऊपर बनी हुई हैं। आपके एनएफटीज जो हैं वो इथेरियम के ऊपर बन रहे हैं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो इस वक्त मार्केट में चल रहा है नैरेटिव, वो भी सारा आपका इथेरियम पे बना हुआ है। और आने वाले दिनों में ब्लैक रॉक जिस चीज के ऊपर काम कर रहा है वो इथेरियम के ऊपर काम कर रहा है कि रियल वर्ल्ड एसेट जो है वो इथेरियम को यूज करके लॉन्च करेंगे। अब ये इथेरियम जो डेवलपर्स लोग हैं वो जानते हैं कि सॉलिडिटी एक लैंग्वेज होती है, उसके जरिए से आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। एंड इथेरियम इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेजेस सॉलिडिटी टू लर्न, एंड यू कैन क्रिएट एनी एप्स इन द वर्ल्ड दैट यू वांट एज लॉन्ग एज इट हैज अ यूज केस। सो हमने देखा है कि यार ये बहुत बड़ी न्यूज है क्रिप्टो मार्केट की, मेरे ख्याल से बिटकॉइन से भी बड़ी न्यूज है इथेरियम की। और इसकी मुझे जो वजह लगती है वो ये लगती है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, आपको पता है नवंबर दिसंबर में इलेक्शंस होंगे यूएस के। और आज से 2-3 दिन पहले ट्रंप ने जो है अनाउंस कर दिया था कि हम अपनी क्रिप्टो की डोनेशन एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये जो ट्रंप है, ही इज अ बिलियनियर, राइट? लेकिन अपनी इलेक्शंस कैंपेन रन करने के लिए इसको भी स्पॉन्सर्स की जरूरत पड़ती है। जिस तरह इमरान खान ने जब इलेक्शन लड़ा था, जहांगीर तरीन उसके पीछे था स्पॉन्सर करने के लिए। तो यहाँ पे तो कोई जहांगीर तरीन नहीं है, यहाँ से ये लोगों से डोनेशंस लेते हैं। तो डोनेशन इन्होंने एक्सेप्ट करनी है किसमें? बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर, सोलाना के अंदर, इन तीनों के अंदर इसने एक्सेप्ट करनी है। तो लोग बड़ा ज्यादा एक्टिव हो गए, लोगों ने कहा कि यार ट्रंप आएगा तो ब्लॉकचेन के अंदर पैसा आएगा और ट्रंप को सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे और ट्रंप के वोट ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज जो थी डेमोक्रेट्स को, बाइडेन, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को समझ आ गई वक्त से पहले, और इन्होंने फौरन से अपने आप को 360 डिग्रीज का पिवट मारा है। और ऐसा पिवट मारा है कि हम सारे देख के हैरान हो गए। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा, 50-50 था। लेकिन अभी भी ये 100% अप्रूव नहीं हुआ। हसन, आप कुछ बता रहे थे कि
कौन सा फॉर्म है जो अभी तक इसका रहता है और उसमें अप्रूवल में कितना टाइम लग जाता है? जी जी अदनान भाई, मैं यही बता रहा था आपको कि अभी इसका जो है ना इनिशियल फॉर्म होता है 19B/4, वो वाला फॉर्म अप्रूव हुआ है। उसके अलावा अभी जो इसको रियल ट्रेडिंग पे जो जाके जिसके बाद ये जो है लिस्ट होता है और उसके बाद फिर इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, वो होता है S1 जो है वो बिटकॉइन का अप्रोक्सीमेटली हफ्ते बाद अप्रूव हो गया था। लेकिन इसके बाद वो जो मैंने अभी रिसेंट स्टेटमेंट्स देखी हैं ग्रे स्केल के सीईओ की, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि वीक्स, तो वीक से हम यही कर सकते हैं कि 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, जिसके बाद जो है वो सारी अमेंडमेंट्स काउंट करें हम, उसके बाद जो है ये रियल ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है। जो जो भी एक्सचेंज इन्होंने लिस्ट की है इनके उसमें ETF में, उसके ऊपर ये ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकता है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी तो काफ़ी फड आया हुआ था कि जी इथेरियम ख़त्म हो रहा है और ये हो रहा है, और हमने हमारी पॉडकास्ट में सबने कहा था कि ऐसे ये इस इन न्यूज़ पे आप लोग जो है वो ना ध्यान दें, आप ये करें। हमने बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स दिखाए वो सारा कुछ। तो अब ज़ाहिर है हम अपनी ऑडियंस को यही कहना चाहते हैं कि फाइनली अब ये सबके लिए एक अच्छी न्यूज़ है और फाइनली ETF अप्रूव हो गया है। अदनान भी, इसे आपको एक और बात याद आई है कि कुछ अर्से पहले जो है वो कोई आज से 2 महीने पहले एक फंड आया था इथेरियम के, SEC जो है इसको सिक्योरिटी डिक्लेयर करने वाला है। तो आपने जो है उसमें ग्रुप में पोस्ट की थी कि मैं तो चाहता हूँ कि वो जो है इसको लिस्ट करें, क्योंकि मुझे तो इथेरियम बाय करना है। वो जो मर्जी इसके साथ करते हैं तो मैं उसको जो है वो चीप बाय करने वाला हूँ। तो मुझे नहीं लगता आपकी उस बात को किसी ने सीरियस लिया था और अभी भी सीरियस लिया होगा। मेरी इस बात को हसन आप और बाकी जैन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि जैन मुझे काफी अरसे से हमारी माशाल्लाह टीम का हिस्सा है। जैन, आपको याद होगा कि मैं कितना ज्यादा बुलिश था इथेरियम पे, जब कोई भी बुलिश नहीं था। शुरू से पहले दिन से मैं इथेरियम $195 से, मैं बार बार कहता हूं, मैंने अपनी एंट्री मारी थी। और जब भी इथेरियम ऊपर जाता था मैं तब भी लेता था, इथेरियम गिरता था मैं तब भी लेता था। असैसिन भी जानते हैं कि इथेरियम पे मैं बुलिश क्यों। जो जो बंदा ब्लॉकचेन को, टेक्नोलॉजी को समझता है, जो जो बंदा, अब जैन हमारी टीम का पार्ट है और ये हर हफ्ते जो है न्यूज लेटर सेंड करते हैं आपको सब स्टैक के ऊपर। तो सब स्टैक के ऊपर अगर आप हमारे प्रीवियस न्यूज लेटर उठा के देख लें, हमने कितना ज्यादा आपको लेयर 1 सॉल्यूशंस के बारे में बताया हुआ है, जिसमें लेयर 1 में इथेरियम आता है, सोलाना आता है, पोल्का डॉट आता है। और लेयर 2 सॉल्यूशंस जो है वो सॉल्यूशंस होते हैं जो इथेरियम की स्केलेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इथेरियम की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को बढ़ा रहे हैं और इथेरियम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, जिसमें ऑप्टिमिज्म है और कितने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, रोलअप्स के प्रोजेक्ट्स हैं। और इस पे हमारी पूरी रिसर्च है, हमारे सबस्टैक पे आपको सारी रिसर्च नजर आ जाएगी, हमारी पुरानी वीडियोस में रिसर्च नजर आ जाएगी। तो द मोमेंट व्हाई इट्स अ बिग न्यूज फॉर अस, दो वजूहात हैं जिसकी वजह से आप सबको भी बुलिश होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि क्रिप्टो मेन स्ट्रीम जा रहा है। अब आपको कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये क्रिप्टो को कोई बैक नहीं करती। पाकिस्तान में नॉर्मली ये कहा जाता है ना, क्रिप्टो को क्या चीज बैक करती है, कोई भी गवर्नमेंट इसको बैक नहीं करती। तो सबसे पहले बात यह है कि आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको लीगल टेंडर करार देना शुरू कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ ETF। ETF का मतलब ये होता है कि अब ये जो आपके इन्वेस्टर्स हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के पोर्टफोलियो रखते हैं, ये कभी इथेरियम खरीदते नहीं थे कॉइन बेस पे जाके, इनको खरीदना ही नहीं आता, अब वॉलेट्स का नहीं पता, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब ये जितने भी आपको नजर आएंगे कि हमारी ट्रेडिंग एप्स हैं, मिस चार्ल्स श्वाब आ गया, TD Ameritrade आ गया, अब इनके पास जाएंगे और इनसे ETF खरीद लेंगे। ETF खरीदने का फायदा क्या होगा कि जिस मालियत का ETF खरीदेंगे उस मालियत के इथेरियम ये लोग खरीद लेंगे। और पहली बात तो ये है कि आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ गया। दूसरी बड़ी बात ये है कि इथेरियम के ऊपर आपको स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। आपको सिर्फ इथेरियम खरीद के रखने पे मेरे ख्याल से लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो आज से 2-3 साल पहले 19% तक आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे थे, अभी आपको 4 to 5% रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। और इस वक्त बैंक का सारा निजाम उठा के देख लें, अमेरिका के अंदर 1 से 2% से ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं पे करे, इंटरेस्ट जो कि हराम होता है। लेकिन इथेरियम के ऊपर ये प्रूफ ऑफ स्टेक है। प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब ये है कि आपने अपने इथेरियम खरीद के रख दिए, नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और उसके बदले में जो भी इथेरियम के ऊपर फी जनरेट हो रही है, जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे आप फी पे करते हैं ना, वो आपकी फी जनरेट हो रही है, वो फी आपको मिलती है डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने इथेरियम जो है स्टेकिंग पे लगाए होते हैं। तो ये हलाल तरीके से आप स्टेकिंग के जरिए से पैसे बना सकते हैं। तो इस वजह से जो वॉल स्ट्रीट का इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा बुलिश है इथेरियम के ऊपर, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कितना ज्यादा वॉल्यूम इथेरियम के अंदर फ्लो करेगा। पिछले एक हफ्ते में ही आपने देखा कि 3,000 में था इथेरियम और अचानक से 3800 पे चला गया। तो अभी जैसे हसन ने कहा कि अभी साइड में मूवमेंट चल रही है, 1-2 हफ्ते लग जाएंगे फॉर्म अप्रूव होने में और इसका ETF मार्केट में आएगा। तो इंशाल्लाह उसके बाद हम देखेंगे कितना वॉल्यूम आएगा। हसन, आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन है कि वॉल्यूम कितना आ सकता है? क्या बिटकॉइन के
बराबर का वॉल्यूम आएगा या उससे थोड़ा कम आएगा? इनिशियली अदनान भाई, जो इन्वेस्टर एज अ बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू लेते हैं, वो जो अगर नैरेटिव है इथीरियम के लिए भी बिल्डअप नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है डाटा वगैरह और ये इनके, क्योंकि अभी हम एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानने वाले तो वही हैं असल में। तो कोई गैस करना वैलिड भी नहीं होगा, लेकिन एज अ उनका नैरेटिव देखें तो वो बिटकॉइन को ज़्यादा कंसीडर करते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि इथीरियम का उसको नहीं क्रॉस करेगा बिटकॉइन को। और आगे आपकी एक बात को मैं ऐड करना चाहूँगा, आपने कहा कि इथीरियम अभी जो है ना वो लॉक है। तो 32 मिलियन वर्थ ऑफ 32 मिलियन इथीरियम जो है ना वो अभी लोगों ने स्टेक किए हुए हो सकते हैं इथीना पे स्टेक किए हो, पेंडल पे स्टेक किए हो, इथरफाई पे स्टेक किए हो, और मल्टीपल स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। उसमें ये जो टोटल बनती है 27% ऑफ सप्लाई बनती है। देखिए आप 27% ऑफ सप्लाई जो इथीरियम की है वो लॉक पड़ी है, स्टेक पड़ी हुई है। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपको कोई एक्सेसिव सेलिंग प्रेशर नहीं देखना पड़ सकता, क्योंकि आपकी 20% ऑफ सप्लाई जो मैक्स है वो उसके लॉक है, और उसके अलावा जो आपका लॉन्ग टर्म होल्डर है वो वैसे नहीं सेल करने वाला। हाँ, तो इथेरियम ये आप उसको देख सकते हैं, डिफाई लामा के ऊपर भी एक वेबसाइट है जहां पे आप देख सकते हैं कि कितनी टोटल वैल्यू लॉक्ड है। $64 बिलियन का इथेरियम इस वक्त लॉक हुआ है। आप इसको मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा ताकि लोग जो है अपनी रिसर्च कर सकें और देख सकें कि ये स्टेकिंग के ऊपर कहाँ से पैसे चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ और ये वेबसाइट है डिफाई लामा के ऊपर। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप सिर्फ इथेरियम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू लॉक दिखना शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि टोटल वैल्यू लॉक जो थी आपकी नवंबर 2021 में $103 बिलियन तक आ चुकी थी। उसके बाद मार्केट ने डंप मारा था। आपने देखा है कि लोगों ने पैसे निकाल लिए थे, अपने इथेरियम डालना शुरू नहीं किए थे, तो टीवीएल भी नीचे चली गई थी। लेकिन अब ये वैल्यू दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो गई है। अगर आप ये देखें 2024 के अंदर ही देखें आप, तो आपको नजर आ जाएगा कि ये वैल्यू ऊपर जाना शुरू हो गई है। ये देखें 2024 में ट्रेंड आपका ऊपर जाना शुरू हो गया, दोबारा से पैसे आना शुरू हो गए इथेरियम के अंदर। $64 बिलियन की टोटल वैल्यू लॉक हो चुकी है। और इसमें सबसे अच्छी चीज जो मुझे नजर आती है इस डिफाई लामा पे, ये कोर डेवलपर्स नजर आते हैं कि आया के डेवलपर्स हैं, इस पे काम चल रहा है इथेरियम के ऊपर के नहीं। तो 2015 से आप नंबर ऑफ डेवलपर्स देखें किस तरह ज्यादा होते जा रहे हैं, और और कोड के ऊपर कितना काम चल रहा है। इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर कितने कोड्स कमिट हो रहे हैं। तो ये कमिट्स जितने ज्यादा होंगे उतना इस कोड के ऊपर काम चल रहा है, उतना इथेरियम की डेवलपमेंट चल रही है। अगर आप इसी चीज को कंपेयर करना चाहेंगे ट्रॉन के साथ या सोलाना के साथ कर लें। अगर आप सोलाना को देखें तो इसके आपको डेवलपर्स भी देखेंगे कि टाइम के साथ कम होते नजर आ रहे हैं। ये देखें जरा, इसकी टोटल वैल्यू लॉक बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे आपको कोर डेवलपर्स अगर आप क्लिक करें तो देखें इसके कोर डेवलपर्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। देखें कम होना शुरू हो रहे हैं, यानी कि अपनी टीम के ऊपर स्पेंड ही नहीं कर रहे। और साथ साथ अगर आप इसके कोड के ऊपर काम देखेंगे कितना काम चल रहा है, तो देखिए काम भी इतना ज्यादा नहीं चल रहा, कोड की कमिटमेंट भी कम हो रही है। तो सारा डेटा आपको जो है ना ये इंफॉर्मेशन देता है कि किन प्रोजेक्ट के अंदर, किन लेयर वंस के अंदर काम चल रहा है, कहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, कहाँ पे नहीं चल रही है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन इट। एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड ऑन दिस हसन? वही अदनान भी, मैं आप लास्ट टाइम हमने जो है एक एक्सटेंसिव रिसर्च जो है ना लोगों को प्रोवाइड की थी, जिसमें हमने नॉर्मली हम होता है कि मार्केट को जो फंडामेंटली या फिर उसके अलावा टेक्निकली भी हम नॉर्मली बिटकॉइन को कवर कर रहे होते हैं। लेकिन लास्ट टाइम हमने जो है अपने एक स्पेसिफिक सेगमेंट में हमने जो डाटा BTC के लिए शेयर किया वही इथीरियम के लिए शेयर किया, जिसमें हम लास्ट स्लाइड पे आपको दिखा भी रहे थे कि उसका जो ETF में बिटकॉइन का कितना वॉल्यूम आया, जिसमें आपने लोगों से पूछा भी था कि मेरे से भी क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या लगता है कि ETF अप्रूव होने वाला है। तो मार्केट मेकर्स ने अपनी जो है वो चाल हमेशा चलते हैं, वही होता है कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं हमेशा, कुछ तो चेंज कर लें तो अच्छी बात होगी। तो उन्होंने वही पहले डिले किया और उसके बाद अप्रूव हो गया। तो यही है, किसी ने अगर तब भी बाय किया होगा वो अभी अच्छे प्रॉफिट में होगा। तो लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इथेरियम का ETF हो गया, S1 अप्रूव होना है जिसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, तो रियल मूव आपको कब दिखेगा? जब एक दफा इथेरियम की ETF की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो अभी सोच रहे हैं कि इथेरियम ने वो मूव नहीं दिया, तो उनकी इन्फो के लिए कि थोड़ा सा सब्र रख लें। जब इतना सब्र कर लिया है बिटकॉइन के उसके ETF के बाद, तो थोड़ा सा और 2-3 हफ्ते सब्र कर लें तो आपको अच्छा वॉल्यूम इथेरियम में देखने को मिलेगा। और आपको याद होगा मैं बहुत ज्यादा जेपी डिमन को कोट करता हूं, जो कि CEO हैं जेपी मॉर्गन चेस के, और ये हमेशा जो है ब्लॉकचेन के अगेंस्ट थे। हाँ, और मैं हमेशा अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डाल रहा होता था, बिल्ली आंखों वालों पे ट्रस्ट मत करना, ये कहते कुछ है करते कुछ हैं। तो अगर आप पुराने डेटे उठा के देखें, जो कि जैन आपको प्रोवाइड करेंगे साथ, आपको नजर आ रहा होगा कि ये जब आखिरी दिनों में 2-3 साल पहले जो थे बिटकॉइन के खिलाफ थे
और पूरी की पूरी बिटकॉइन को स्कैम कहते थे, तो उसी वक्त ये जेपी मॉर्गन चेज वाले बैक एंड पे इथेरियम के डेवलपर्स हायर कर रहे थे। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि यार पीछे से जब मैं इनका डेटा चेक करता था ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट के लिए, तो ये अपने बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है सारी हायरिंग कर रहे हैं। आप किसी भी वेबसाइट पोर्टल पे जाएं जहां पे ये हायरिंग करते हैं जॉब्स के लिए, वहां पे इन्होंने डेवलपमेंट की हुई थी, इथेरियम के हायर कर रहे थे, डेवलपर्स हायर कर रहे थे। फिर मैं अमेजोन पे भी जाता था कि अमेजोन पे भी जॉब ऑफर्स आ रही होती थी कि वो भी हायर कर रहे हैं, डेवलपर्स हायर कर रहे हैं इथेरियम के ऊपर। तो वहां से जो है ना मेरी कन्विक्शन बड़ी स्ट्रांग हो गई थी कि इथेरियम तो कहीं नहीं जाने वाला। और फिर आपने देखा होगा कि इथेरियम का एक और को फाउंडर है, कोसेंसस के नाम से इनकी फर्म है, और ये को फाउंडर है इथेरियम का। और ये हर साल जो है ऑस्टिन के अंदर इनका बहुत बड़ा जो होता है वो एक फेयर होता है, जिसके अंदर ये एग्जीबिशन में बताते हैं कि कोसेंसस और इथेरियम किन किन सेक्टर्स को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज मुतासिर कर रही हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की इंडस्ट्रीज हैं। तो ये अभी सब कुछ चल रहा था, मुझे ये समझ नहीं आती थी लोगों को डराया क्यों जा रहा था। मेरे ख्याल से डराने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि ये हमें तो डम लोग कहते हैं ना, और हमारे पैसे को कहते हैं डम मनी कहते हैं। और इस पे इन्होंने नेटफ्लिक्स पे मूवी भी निकाली थी, आपको याद होगा, डम मनी के नाम से। सो इनको लगता था कि डम मनी को मार्केट से निकालेंगे और ये अमीर लोग जो है ना वापस इनको ले आएंगे। लेकिन मेरी तरह के कुछ लोग थे जिन्होंने इथेरियम को होल्ड करके रखा, और जब भी इथेरियम नीचे गिरता था मैं कहता था भाई मैंने तो लेना ही लेना है। तो एक और इसमें आपको याद होगा हसन और बाकी जैन, कि हमारे एक इंस्टाग्राम पे बहुत बड़े फॉलोअर थे जो कि क्रिप्टो को बिल्कुल नहीं जानते थे। एक बड़ी मजे की स्टोरी है, और वो यहाँ पे न्यू जर्सी के अंदर ना एक मस्जिद के माशाल्लाह इमाम थे। तो एक दफा उन्होंने मेरे साथ कॉल बुक की और उन्होंने मुझे कहा कि अदनान भाई मुझे तो क्रिप्टो का इतना नहीं पता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि आप जो कहते हैं आप रिसर्च बेस्ड बात करते हैं, तो मुझे मशवरा दें कि मेरे 2-3 बच्चे हैं माशाल्लाह, और मैं उनके फ्यूचर के लिए ना कुछ पैसे जोड़ना चाहता हूं। मैं 2-3 सालों तक के लिए पैसे लगाना चाहता हूं। तो आप मुझे बताएं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं इनको किस में लगा दूं, एक एक प्रोजेक्ट बता दें मैं इसमें लगा दूं, मैं 2-3 साल के बाद निकाल लूंगा, और मुझे प्राइस टारगेट बता दें। तो मैंने उनको कहा कि यार उस वक्त इथेरियम जो था तकरीबन $1000 का था। तो मैंने उनको कहा कि आप आंख बंद करके इथेरियम के ऊपर लगा दें पैसे अपने, और जब ये 3000 क्रॉस करेगा आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, तब आपने निकाल लेने। और आपने मार्केट में बिल्कुल आपको डराएंगे लोग कि क्रिप्टो स्कैम है, ये स्कैम है, आपने किसी की बात नहीं सुननी। जैसे 3000 क्रॉस करेगा आपने बेच के निकल आना है। अगले दिन उनका मुझे मैसेज आया, कहते हैं अदनान भाई आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, मैंने 1000 के अंदर इथेरियम उठा लिए थे, अभी 3000 क्रॉस किए, मैंने सारे इथेरियम बेच दिए, मैंने अपने प्रॉफिट बना लिए माशाल्लाह, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यार कि हाँ, रिसर्च की वजह से माशाल्लाह कितने लोगों का फायदा हुआ है। और ये इस तरह की इंफॉर्मेशन जब आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, लोगों का फायदा होता है, दैट्स व्हाट मेक यू डिफरेंट, यू नो, कि आपकी नॉलेज की वजह से माशाल्लाह आपको अल्लाह ने वसीला बनाया है और लोगों को इससे फायदा हो रहा है। तो अब तक अदनान हमारे भाई मैं ग्रुप एक में बात ऐड करना चाहूंगा। जी जी लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि मेंटोर जो है ना उसका पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब कि अगर आपके मेंटोर इन पूरी, अगर हम मार्केट मूव को 72,900 से अगर हम नीचे 56,600 तक देखें, तो अगर आपके मेंटोर आपने हॉडल मूव वाले ना रखे होते हैं, मॉड वाले ना रखे होते, तो आप बहुत ज़्यादा लॉस अपना इस रेंज में कर चुके होते। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एक ऐसा मेंटोर हो जो आपको इस पूरी रेंज में, पूरे डाउन मूव में, जिसमें ऑल्ट्स का तकरीबन बेड़ा गर्क हो गया था, BTC-D इतनी पम्प की थी, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपका मेंटोर आपको बताए कि भाई ये थोड़ा टाइम है, ये गुजर जाएगा, तो आपने इधर होडल मोड ऑन कर लेना है। तो इसी तरह हमने जितना देखा कि जब ये चीज़ें आने वाली स्टार्ट होती हैं, तो BTC का जब ETF आ रहा था तब फट स्टार्ट हो जाता है, बाइनांस का फट, CZ का फट स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद मार्केट क्रैश, मल्टीपल जो है ना ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। इथीरियम का फट आने वाला था, उसमें वो SEC की तरफ से सिक्योरिटी डिक्लेयर होने वाला है, उसके अलावा और मल्टीपल फंड्स क्रिएट करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको एक मेंटोर हो, वो आपको बताए कि भाई यहाँ पे बाय कर लो, तुम नहीं बाय करोगे तो मैं बाय कर रहा हूँ। तो वो आप मेरी टीम का पार्ट है, मैं आपके साथ इस टीम में काम कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी बताना है कि आप जो है आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है इस पूरे टाइम में, कि आप लोगों को बताते रहें कि भाई तुम नहीं बाय कर रहे इथेरियम, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं एटलीस्ट यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है, और डीप आएगी मैं और बाय करता रहूँगा, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपना मेंटोर डिसाइड कर लें कि आपको वो मार्केट के इस क्रैश में आपका लॉस कराए, फिर पंप हो, फिर आपको एंट्री कराए और एग्जिट करा दे, इसलिए क्यों मार्केट ने मूव लिया, आप DCA के फंड्स रखें और उसके बाद दोबारा ऐड कर लें। फंड आता है, दैट इज बाइंग अपॉर्चुनिटी। हमने इस पूरी साइकिल में, पूरी साइकिल जो कि पिछले मार्च में जहाँ से स्टार्ट हुई है, हमने देखा है कि जब भी फंड आया मार्केट ने उसको ऐसा
उसके बाद पुल मूव ऊपर की साइड पे दिखाया कि लोग हैरान हो गए। तो अभी भी आप इथेरियम का फंड देखें, इथेरियम का फंड आया 28-2700 की रेंज हमने देखी, उसके बाद देखें डायरेक्ट कितनी देर लगी होगी, मुझे लगता है 1 घंटा 2 घंटे लगे होंगे, तो इथेरियम 3900 पे था। तो ये जो है आपकी पेशेंस, आपका जो एक अच्छा जो आपको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दे रहे होते हैं, ये उन लोगों का काम होता है। एग्जैक्टली और मजे की बात यह है कि देखें क्रिप्टो मेन स्ट्रीम हो रही है और इस वक्त कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें वो आपको डरा के रखा हुआ है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी एक ऐसी कंट्री है जिसमें अपने यूजर्स को डरा के रखा हुआ है कि भाई आपको पहले तो कंफ्यूज करेंगे ना, पहले तो अल्लाह माफ करे जो मुफ्ती हजरात हैं उन्होंने तो अपनी रिसर्च की नहीं हुई है, जो थोड़े बहुत हैं जो जानते हैं चीजों को वो बता देते हैं, लेकिन ज्यादातर इग्नोर्ड लोग होते हैं। तो मुझे इसमें साहिल अदीम की एक वीडियो मैंने आखिरी दिनों में देखी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। साहिल अदीम से किसी ने पूछा था कि बिटकॉइन हराम है कि हलाल है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो साहिल अदीम कहता है देखें मैं इस चीज का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए आई कैन नॉट टेल यू कि हलाल है कि हराम है। आप किसी मुफ्ती के पास जाएं या ऐसे बंदे के पास जाएं जिसके पास इसके अंदर रिसर्च हो, और मुझे ये कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होगी कि भाई मुझे इस चीज का नहीं पता। तो उन्होंने किसी इमाम की भी एग्जाम्पल दी थी, इमाम हमली साहब की रहमतुल्लाह अलैह की, कि उनसे भी एक दफा एक शख्स ने आके कोई 253 सवाल रखे हुए थे, तो इमाम साहब को 247 सवालों के जवाब नहीं आते थे और उन्होंने कह दिया भाई मुझे इन सवालों का जवाब नहीं आता। तो ये बहुत बेहतर होता है कहना कि यार मुझे इस चीज का नहीं पता, रादर देन सेइंग कि ये चीज हराम है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू कंसीडर दिस एज पार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। सिर्फ पाकिस्तान में हर चीज जो है बैरियर टाउन में पैसे मत लगाएं, सिर्फ प्रॉपर्टी के अंदर पैसे ना लगाएं, उस जगह पे लगाएं जहां पे फ्यूचर डेवलपमेंट चल रही है। अब आपका सारा दुबई जो है हब बनता जा रहा है और बाइनेंस ने अपना हेडक्वार्टर भी दुबई में बना लिया है। और अभी जैसे हसन ने कहा है कि बाइनेंस का फंड फैला था और सीजी को अंदर कर दिया था, मार्केट ने डिप मारा था। अब ये देखें अगर सीजी अंदर गया है तो मार्केट ने डिप मारा है, जब सीजी 4 महीने के बाद बाहर आएगा और इलेक्शंस भी हो रहे हैं और ट्रंप भी बातें कर रहा होगा, सोचे मार्केट किधर जाएगी। तो आपको क्या लगता है नुमान, हसन, शहीर, आप लोग भी थोड़ा ऐड करें और अपनी फीलिंग्स बताएं, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्रिप्टो कहां पे जाने वाली है? तो लगता है कि बूम वाला सीन हो जाएगा और काफी ऊपर जाएगी। और मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको ज्यादा खुशी बिटकॉइन के ETF पे हुई थी या एथेरियम पे हुई थी? क्योंकि ये आप मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं ये हसन मुझे जवाब दे ये मैं दे दूंगा, ये कंफर्म 100% इथेरियम ETF, ये कंफर्म। ये आज के गिव अवे का क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई अदनान भाई को किस पे खुशी हुई थी ज्यादा। नहीं, उनको आज जो पॉडकास्ट है ना उसकी वीडियो में अदनान भाई का मूड देख के लग रहा होगा यार मैंने अपना शक्ल चेहरा उतार के एक मुझे उस भी ऐसा डांसिंग लगता है वीडियो पे कि लगा दिया है, तो आपको समझ आ रहा चाहिए मुझे किस बात में खुशी हुई होगी। अच्छा वो तो दिखा दें जो आपने इथेरियम ETF की खुशी में एक नई चीज भी ऐड की है बैकग्राउंड में। ओ हाँ, ये देखें, ये माशाल्लाह मैं बड़ा इंतजार कर रहा था इथेरियम का ETF आएगा, तो ये मैं अपना जो है ना एक छोटा सा ये लेके आया हूँ प्लांट, बिल्कुल मेरी तरह इसकी एनके हैं और ये मेरा इथेरियम का पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है माशाल्लाह। अब आप पूछते हैं मेरे पास कितने इथेरियम है, तो समझ लेंगे इसकी जितनी टहनियां निकली हुई है ना, जितनी शाखें निकली हुई है, उतना हमने इथेरियम रखा हुआ है और माशाल्लाह ये हमारी सक्सेस है, छोटी छोटी सक्सेस हम और इसको सेलिब्रेट आप करते डॉलर हैं। कॉस्ट एवरेज के लिए पानी और वो थोड़ी सी खाद भी डालते होंगे पानी भी रखा हुआ है, अच्छा आपने याद दिला दिया है। पानी भी रख हाँ पानी भी हाँ रखा भाई हुआ है, ना, इसके अंदर पानी डाल देते हैं। हाँ ये भी हो गया ये सीन। काम है फिर डॉलर नाम कॉस्ट भाई एवरेज की का, आप खुशी देखें अब ज्यादा मुझे पत्ते भी बढ़ते गिरा है, जाएंगे। अभी माइक भी गिरा था। अच्छा जैसे जैसे इथेरियम ग्रो करेगा ना, इसके पत्ते मैं दिखाता रहूंगा, हर पॉडकास्ट में दिखाऊंगा, इसके पत्ते माशाल्लाह ग्रो होना और शुरू हो जाएंगे। ये हमारा इथेरियम का पोर्टफोलियो है। तो माशाल्लाह यार बड़ी अच्छी बात है। शहीर आप क्या कह रहे थे? आप भी ऐड कीजिएगा कुछ। जी मैं ये बात करना चाहता था कि हम कैसे पता लगेगा कि इथेरियम ज़्यादा पैराबोलिक जाएगा ETF के बाद या बिटकॉइन ज़्यादा पैराबोलिक जाएगा। अगर हम देखेंगे इथेरियम के प्लस टू डेप्थ के, तो प्लस टू डेप्थ क्या होता है कि कितने पैसे ऐड होने चाहिए एक कॉइन में कि वो +2% इंक्रीज होगा। तो इथेरियम का अराउंड $6 to $7 million ऐड होंगे इथेरियम में, तो वो +2% इंक्रीज होगा। और अगर बिटकॉइन को देखेंगे तो उसका +2 डेप्थ अराउंड 10 मिलियन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इथेरियम ज़्यादा पैराबोलिक जाएगा, मगर ये भी है कि इन्वेस्टर्स का वैल्यू जो है वो बिटकॉइन की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है इन्वेस्टर्स। और साथ साथ हमें इथेरियम के बीटा एसिड्स पर भी फोकस करना चाहिए। बीटा एसिड्स क्या होते हैं इथेरियम के? इथेरियम के इकोसिस्टम के कॉइन्स होते हैं, जैसे लेयर 2 ज़्यादा हाइप आने वाली है, लेयर 2 की भी आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, मैटेक की इथेरियम के इकोसिस्टम पर हैं।
और साथ साथ ETH5 की भी हाइप आएगी, बीटा एसेट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर लोगों के पास लेस कैपिटल है, दे शुड इन्वेस्ट इन इथेरियम बीटा एसेट्स। ये आपने ETH5 की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, और ETH5 इज आई थिंक पार्ट ऑफ बाइनेंस लॉन्च पूल एज वेल, और ETH5 के अंदर हमने वीडियो भी बनाई है पास्ट में। तो आप शहीर ETH5 के ऊपर इतना ज्यादा बुलिश क्यों है? ETH5 ऐसा क्या कर रहा है? अदनान भाई, ये बेसिकली इथेरियम इकोसिस्टम के कॉइन्स हैं, ETH5, LDO। ETH5 बेसिकली रीस्टेकिंग का कॉइन है इथेरियम के, और रीस्टेकिंग का बहुत नैरेटिव भी आने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा TVL भी ग्रोथ होती है इनकी। तो तो इन रीस्टेकिंग कॉइन्स पे बहुत ज़्यादा हाइप आने वाली है रिसेंट। अदनान भी, और मैं ऐड करना चाहूँगा कि दुनिया जो है ना अभी असल में थोड़ा टाइम लेती है, जिसमें रिसर्च करने वाले लोग पहले मूव कैच कर लेते हैं, लेकिन बाकियों को टाइम लगता है ना। तो स्टेकिंग और उसकी जो आपको एसेट मिलता है उसको रीस्टेक करना, ये लोगों के लिए बहुत न्यू चीज़ है। लेकिन कुछ मार्केट मेकर्स हैं, जैसे इथेरियम का फाउंडर है, विटालिक है, उसको वो बहुत इन है इस चीज़ में, और ठीक है, ट्रॉन का फाउंडर है, वो बहुत ज़्यादा इन है। तो ETH5 इस वजह से बुलिश होना भी चाहिए। मैंने एक ट्रेड भी दी हुई है आपको, मैं बता दूं, एक स्विंग ट्रेड दी है 3.462 से 2 टारगेट सेट हो गए हैं। कि इसमें ये है कि आप इथेरियम लेते हैं, अपने वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं, और उसको इनका एक ईथ है जिसको कहते हैं ईथ, उसमें कन्वर्ट करते हैं। अब रीस्टेकिंग कहाँ काम आती है? कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो ये ईथ को भी कहते हैं कि आप स्टेक कर सकते हैं। अब उसका फायदा हो गया कि आपके पॉइंट्स डबल हो जाएंगे, आपके पॉइंट्स होंगे, आपको मल्टीप्लायर लग जाएगा। ये चीजें फायदा देती हैं। तो ये एक काम है स्टेकिंग एंड रीस्टेकिंग प्लेटफॉर्म का। इसकी एक अगर आप एग्जांपल देखें, पेंडल जो है वो ETH5 को सपोर्ट करता है इन रीस्टेकिंग। तो आपने देखा है कि पेंडल का TVL 4 बिलियन तक ग्रो किया है। ठीक है, तो आपने देखा होगा पेंडल जो है वो 8 से 6.8 इस टाइप मूव उसने प्रिंट किए। तो बहुत अच्छा मूव है इस तरह की मार्केट में, जहां पे BTC थोड़ा सा डंप करे तो ऑल्ट तकरीबन जो है ना वो खराब हो जाते हैं। तो पेंडल ने इतना अच्छा मूव दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी रिसर्च भी करते रहें, और जो आपसे शहीर ने भी इंफॉर्मेशन शेयर की है उसको भी माइंड में रखें, अपनी रिसर्च का पार्ट बनाएं, और नए नए नैरेटिव्स के बारे में सोचें। हमने आपसे एक दफ़ा पहले डिसेंट्रलाइज साइंसेस के बारे में, ठीक है, और डीप इन नैरेटिव के बारे में किया था, तो आप उस पर भी रिसर्च करें। अब आपको हमने स्टेकिंग एंड रीस्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स का बता दिया है, आप उस पर भी रिसर्च करें अपनी। जी जी बिल्कुल अदनान सही भाई। कहा है। और आई एम सॉरी टू इंट्रोड्यूस टू न्यू मेंबर्स इन आवर टीम। वन इज शहीर, माशाल्लाह ही हैज जॉइंड अस रिसेंटली, एंड दूसरे हमारे हमजा अली हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हमारी कम्युनिटी भी ग्रो कर रही है, उस तरह हमारी टीम भी ग्रो कर रही है, और माशाल्लाह इन दोनों के पास टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों नॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपने हमारे डिस्कॉर्ड में देख लिया होगा कि हमारे स्पॉट सिग्नल्स भी बहुत एक्यूरेट होना शुरू हो गए हैं, पहले से मजीद बेहतर हो रहे हैं। और शहीर ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा एडिशन ऐड किया है, हमजा अली भी अपने सिग्नल्स के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक डिस्कॉर्ड हमारा ज्वाइन नहीं किया हुआ, अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें। 81,000 प्लस मेंबर्स हमारे हो चुके हैं इस वक्त, और अगली पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि हमारी पॉडकास्ट कहाँ पे रैंक करती है, हमारी कम्युनिटी कहाँ पे रैंक करती है। एंड इट्स अ ग्रोइंग कम्युनिटी, एंड वी विल डेफिनेटली शेयर सम ऑफ द बिग न्यूज दैट इज गोना हैपन दिस ईयर फॉर आवर कम्युनिटी इटसेल्फ। को याद होगा आप सबको कि पिछली जब ईद आई थी और हसन ने जिस तरह कहा कि सीजी के ऊपर इशू आया था, पूरी मार्केट ने ना थोड़ा सा डंप लिया था। और मैं उस दिन जो था ड्राइव कर रहा था अपनी फैमिली के साथ, किसी इवेंट पे मैं गया हुआ था, वीकेंड था मेरा और ईद का टाइम था। तो सारे जो थे टेंशन में आ गए थे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आना शुरू हो गए थे, अदनान भाई जब मार्केट गिरती है आप गायब हो जाते हैं, आप मार्केट से निकल जाते हैं। तो यार मैं मार्केट से उस दिन नहीं निकला था, मैं अपनी फैमिली के साथ बिजी था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ सीखने वाली है कि मार्केट जब नीचे आई थी ना, उस टाइम पे मैं ड्राइव कर रहा था, एक हाथ से मैं ड्राइव कर रहा था, दूसरे हाथ से मेरा फोन था, और मैं अंदर ट्रेडिंग कर रहा था। ट्रेडिंग क्या कर रहा था? मैं इथेरियम खरीद रहा था। तो ये नहीं कि मैं चार्ट्स देख रहा था या कुछ, मुझे पता था कि ये मेरी बाइंग रेंज है, उस पर मैंने अपने स्टॉप लॉस में कभी भी नहीं लगाता हूँ इथेरियम के ऊपर, मैं अपने इथेरियम कभी भी नहीं बेचूंगा। और असैसिन भी अपनी टेक्निकल एनालिसिस में आपको ये चीज बताते रहते हैं कि जिन प्रोजेक्ट के ऊपर आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग है और आपको पता है कि उन्होंने ऊपर जाना है, आपने स्विंग ट्रेड्स लगाए हुए, उन पे आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं अनलेस और अनटिल कुछ बहुत बुरा हो जाए, तो तब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और आप इथेरियम के अंदर अपनी कन्विक्शन स्ट्रांग रखते हैं, तो देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड सेल इट, यू शुड बाय मोर व्हेन इट गोज डाउन, एंड दिस इज व्हाट हैज बीन माय नेचर एज वेल। सो इसके अलावा आपके पास हसन कुछ है मार्केट के चार्ट्स, अगर आपके पास कुछ है शेयर करने के लिए? जी जी अदनान भाई, उससे पहले अदनान भाई मैं बताता जाऊँ आपको, जितनी देर तक मैं चार्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें शेयर करूँगा, कि हमने
इस टाइम में पूरे देखा होगा कि इथेरियम जो है वो अच्छा मूव प्रिंट कर लिया, बीटीसी ने प्रिंट कर लिया, अब ऑल्ट्स का टाइम भी आ जाएगा साथ साथ। लेकिन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था और मैं दोबारा एक दफ़ा बताता चाहूँ कि लोगों को अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो अपना बायसनेस पहले शॉर्ट टर्म होल्डर्स की साइड पे थी, अब उसको जो है ना वो थोड़ा चेंज करके अब ज़रा थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आ जाएं। अब थोड़ा जो है ना अपने पास पेशेंस रखें अच्छे मूव के लिए। ठीक है, तो अब एज अ इथेरियम को भी स्टोर ऑफ वैल्यू लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर अब बड़े मार्केट मेकर्स इन्वॉल्व हो गए तो इंशाल्लाह इथेरियम में भी अच्छा मूव आएगा। अदान भाई सेम हम जो पहले रेंज डिस्कस कर रहे थे कि उससे पहले प्रीवियस मंथ की रेंज हाई, अगेन रेंज लो ओवर हेयर। ठीक है, उसके बाद जो है हमने रेंज ब्रेकडाउन देखी, लेकिन यहाँ से जो बिटकॉइन की हाफिंग को अगर हम स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि बिटकॉइन जो है हाफिंग के बाद एक एक्यूमुलेशन रेंज में स्टोर करता है, जो कि मैंने आपको बताई थी कि 60,665 से 66,626 में ये रेंज ट्रेड कर रही है। हमने यहाँ पे देखा कि बिटकॉइन का उसी रेंज से ब्रेकआउट हुआ और हमने एक्सेप्टेंस कहाँ की, हमारी जो पिछली रेंज थी उसके अंदर। अब हम अगेन उसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, हम रेंज लो को बार बार रिटेस्ट, 2 दफा हमने रिटेस्ट कर लिया ऑन 1 डे कैंडल, और अभी भी हम उसी रेंज को होल्ड कर रहे हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि बीटीसी जो है इस रेंज हाई को रिटेस्ट करेगा, और अगर इधर रिटेस्ट करके आप इसको रिक्लेम कर लेते हैं, वी एक्सपेक्ट हायर। ठीक है, हायर टू कम करेंगे तो सेशन ने आपको पहले बताया था कि 13.4 बिलियन की वो है लिक्विडेशन है, तो उसको फिर हम टारगेट करेंगे ऑल टाइम हाई से ऊपर। उसके अलावा मेरे पास नाम भी ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग टॉप 10। टॉप 10 में क्या है भाई, जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं पहले 10 वो सारे निकाल दो। ये ये ऑल्ट बहुत कॉइन इंपॉर्टेंट के चार्ट है, बहुत ज्यादा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये चीज जो है ट्रेंड असल में दिखाती है आपको। आपको बताएगी कि आपका, ये बताएगी कि आपने जो होल्डिंग की है टॉप 10 से नीचे कॉइन्स जो क्या परफॉर्म करने वाले हैं। इसका लास्ट टाइम जो होया था वो था 498.6 या 7 बिलियन। अभी ये भी इसी तरह रेंज बाउंड है, इस वजह से हमने देखा ऑल्ट्स में जो है हम इतनी खास मूवमेंट देख नहीं रहे। यहाँ पे हमने देखा कि पिछली जो साइकिल थी उधर में हमारे पास जो टॉप आया, फिर उसके बाद हाइप आ गई, उसकी ETF की हाइप स्टार्ट हुई, अगेन उसने जो है रेंज लो से पंप किया, अगेन रेंज आए, और यहाँ पे हमने रिटेस्टमेंट देखी अब हाफिंग के करीब। अगेन जो है वो देखें इस एरिया को बार बार रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, रेंज हाई एक्यूमुलेशन रेंज से ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा मूव, लेकिन हमने हमारे पास कॉशियस जोन किया ये वाला जो कि गोल्डन फेब है, दैट इज 0.66 टू 0.618। ये हमें देखना पड़ेगा। अगर तो इसको ये पंप करके रीटेस्ट करता है, अगेन वी एक्सपेक्ट हायर। ठीक है, अगर इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो माय टारगेट वुड बी 600 टू 650 बिलियन, जिसको मैं देख रहा हूँ कि ये वाला मार्केट कैप हिट करेगा। ठीक है, क्विकली कवर करेंगे हम फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, मार्केट किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी रेंज में ट्रेड करिए तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप जो है उस मार्केट की सप्लाई जो है उसको टारगेट करें कि अभी उसका बिहेवियर क्या है, क्योंकि सप्लाई का बिहेवियर इस तरह एनालाइज करना जरूरी होता है कि यही आपको बताते हैं कि भाईजान मार्केट में अभी तो सेलर या तो एग्जॉस्ट कर रहे हैं। अभी विजुअल है मेरे? हाँ आप ठीक है। जी, मैं आपको नाम भी ये बता रहा हूँ कि सेलर जो है सप्लाई साइड, उसका मोमेंटम, उसका इमोशन जज करना मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये आपको बताते हैं कि भाईजान मार्केट में अभी सेलर है, या तो वो एग्जॉस्ट कर गया या पार्शली एग्जॉस्ट कर गया, या तो वो सेलर बिल्कुल खत्म हो गया। जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, मार्केट में सिर्फ बायर होगा। ठीक है, तो ये आज का जो सारा सारा मेरा डाटा है वो इसी चीज से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले जो आपको बताती है सप्लाई लास्ट एक्टिव, ठीक है, वो कब एक्टिव रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताता जाऊंगा कि जो जो है 1 साल से ऊपर वाले हैं, ठीक है, वो 65.8% जो है ना वो एक्टिव रहे हैं, मतलब कि वो मूवमेंट करते रहते हैं। इससे नीचे वाले 1 साल वाले जो है ना वो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह वॉलेट की करते हैं। ठीक है, 2 साल वाले हैं वो उससे कम है, वो 54.9 है, वो थोड़ा कम करते हैं। ठीक है, वो अपनी मूवमेंट, वॉलेट्स, ट्रांसफर्स, उसके बाद ट्रांजेक्शन या कोई सेलिंग वगैरह वो कम करते हैं। 3 साल से ऊपर वाले वो जो है वो 40% है, वो कहते हैं भाई हमने तो भाई स्टोर ऑफ वैल्यू है, हमारे एसेट्स हमने रखे हुए हैं, हमारा कोई इरादा नहीं है इनको बेचने का, तो हम जो है इसको होल्ड रखेंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप देखें कि भाईजान जो भी सप्लाई का लॉन्ग टर्म होल्डर है, मिड टर्म होल्डर है, कि उसका बिहेवियर क्या है, वो मार्केट में किस पर्सपेक्टिव के साथ अभी कर रहा है। तो हमने देख लिया कि जो भाई 3 साल से ऊपर है ना, उससे ऊपर वाले सारे, उनके वॉलेट की मूवमेंट बहुत निग्लिजिबल होती है, जो ये बताती है कि भाई वो अभी जो है वो फुल होटल मोड और में। सर सबसे ज्यादा पैसा वही बनाते हैं जो लंबा घोट रख सकता है, जो लंबा जो है ना पेशेंस रख सकता है, सबसे ज्यादा पैसा वही बनाता है। अदनान भी ऐसे ही है, कुछ लोग ना बड़ा पसंद करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म थोड़ा सा मूव हो, वो उसको प्रिंट करके उसके बाद जो है ना वो बहुत खुशी मनाते हैं। लेकिन मैं उनको नॉर्मली यही कहता हूँ, जो ज़्यादातर मेरा बायस भी है स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेड, तो मैं उनको ये भी कहता हूँ कि यार जो रियल मनी है ना वो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म मतलब कि जो बंदे ने 2011-2012 में बिटकॉइन
खरीदा होगा, उसने हम्म यार अगले 3-4 साल में नहीं बड़ा मूव देखा, उसने टाइम लिया, उसने जाके मार्केट को 2021 की पीक पे देखा कि यार ये असल एग्जैक्टली पैसा क्या होता है। ठीक है, उसने फिर बाद में आके 2024 में देखा है कि असल पैसा क्या होता है। कुछ लोग थे जिन्होंने बिटकॉइन 69,000 पे भी बाय किया था, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। कुछ जो है जिन्होंने 68,000 पे बाय किया था, उनको भाई 3 साल लगे हैं बिटकॉइन को इस लेवल पे वापस आने के लिए कि वो उनकी जो सप्लाई है वो पॉजिटिव में हो, ठीक है, ताकि वो बेच सके। ठीक है, तो ये गेम सारी पेशेंस की है, जो आप जितना पेशेंस रखेंगे उतना ज्यादा आप ट्रेंड करने वाले हैं। इसके बाद ये मेरे पास एक डाटा है जो कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स का स्पेंडर बाइनरी इंडिकेटर है 7 डे की एमए पे। ये हमें बताता है कि भाईजान जो मार्केट में, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एफटीएक्स और लूना क्रैश के बाद, उससे पहले मार्केट में कोई भी इंडिकेटर नहीं होता था कि वो हमें बता दे कि मार्केट में अभी एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों जरूरी होती है कि लॉन्ग टर्म होल्डर और मिड टर्म जो होल्डर होता है वो अपने एसेट्स ईज ऑफ करना स्टार्ट करते हैं और मूव करते हैं टुवर्ड्स दी शॉर्ट टर्म होल्डर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लॉन्ग टर्म होल्डर के भी बिहेवियर को एनालाइज करें कि यार जो इनके पास अपनी स्पेंडिंग है इसका इंडिकेटर क्या शो करता है। तो ये बता रहे हैं कि भाई जन जैसे बिटकॉइन ने लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई हिट किया था, तो इन्होंने इस मंथ में, इस पूरे टाइम फ्रेम में 933 के बीटीसी के जो एसेट्स हैं वो सेल कर दिए। लेकिन अब जब बीटीसी ने रिट्रेस किया एक्यूमुलेशन रेंज लो पे 60,660, उधर जाके इनका सेलर प्रेशर एग्जॉस्ट हो गया, उधर से जो है वो बाइंग प्रेशर इंडिकेट हुआ। तो जो लास्ट टाइम भी मैं आपको बता रहा था कि वाई 60,660 इज पिवट पॉइंट, क्यों? क्योंकि वहां पे शॉर्ट टर्म होल्डर्स की कॉस्ट बायस है 59,800 पे। हिस्ट्री बताती है कि बिटकॉइन हमेशा उसके प्लस माइनस 10 एक्यूमुलेशन करता रहता है। ठीक है, सेकंड, लॉन्ग जब भी बिटकॉइन 60,660 पे आया है तो मार्केट ने वहां से रिवर्सल पैटर्न शो किया। क्यों? वहां से पहले सेलर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते थे, वहां पे जाके सेलर्स एग्जॉस्ट करते थे और हमने देखा न्यू बायर्स, शॉर्ट टर्म बायर्स, लॉन्ग टर्म बायर्स वहां से एंट्री लेना स्टार्ट करते। तो हमें इसलिए 60,660 जो कि पोस्ट हाफिंग एक्यूमुलेशन रेंज है उसका पिवट पॉइंट था। अब ये हमारे मेरे पास है कि इनका लॉन्ग और शॉर्ट टर्म होल्डर्स का थ्रेशोल्ड क्या है। अब थ्रेशोल्ड क्यों जरूरी होता है, ये इससे हमें पता चलता है कि भाईजान उनका मार्केट में बिहेवियर क्या है, अभी इमोशन क्या चाह रहा है, अभी वो अपने एसेट्स फुल सेल ऑफ करने वाले हैं या उनको होल्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं, उनका थ्रेशोल्ड जो है वो भी टुवर्ड्स ऐसे जा रहा है कि अब वो होल्डर मोड में एंटर होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी उनको भी हाफिंग साइकिल वो एनालाइज करते होंगे, उनको भी पता है क्या टाइम आने वाला है। ठीक है, उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनका भी थ्रेशोल्ड जो है वो इस एक्यूमुलेशन और होल्डर मोड में जा रहा है। तो मतलब कि दोनों सप्लाई अगर तो होल्ड करने वाली हैं, तो आपको भी पता है कि कोई ऐसा एज सच बड़ा वाला जो सेलिंग प्रेशर है वो आने नहीं वाला। बिल्कुल, अगर सेलिंग प्रेशर, अदनान भाई बहुत ज्यादा जरूरी होता है आप सेलिंग प्रेशर और ये इसकी तरह डिस्ट्रीब्यूशन देखें, इसको एनालाइज करें। नॉर्मली मैं डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट अपने एनालिसिस में शो भी करता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताती है कि भाईजान ये लेवल जो कि ऑल टाइम हाई है 70,000 से ऊपर, मार्केट जितना भी ऊपर जाएगी तो मार्केट मेकर्स का और यहाँ पे लॉन्ग टर्म होल्डर्स और वेल्स का बिहेवियर क्या है। बिहेवियर एनालाइज करना क्यों जरूरी होता है, वो आपको बताता है कि यार अगर तो ये एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं तो भाई मैं जो है ना मार्केट में शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट और पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर तो वो दोनों होल्डर्स शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी अगर तो होल्डर मोड में जा रहे हैं, तो आप देखिए वहां पे कोई सेलर्स क्या हो गए, एग्जॉस्ट हो गए और वो क्या नाम है, सेलिंग हो नहीं रही, तो मार्केट विल मेंटेन इट्स जो है रेंज। उस उसके अलावा हमारा एक और चार्ट है जो इसको शो करता है। ये लाइवलीनेस से, आपने लाइवलीनेस का असल मतलब नहीं ले लेना, ये बिटकॉइन की लाइवलीनेस है। इससे पता चलता है कि ये भाईजान जितने एसेट्स जो भी पहले मार्केट मेकर्स एक्यूमुलेट और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ये देखें पूरा, ये अदनान भी टाइम देखें, सितंबर 2021 से जनवरी 2024, ये टाइम देखें आप, कितना टाइम बनता है। इधर ये सारी एक्यूमुलेशन है, ये ग्रीन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, सारा ग्रीन फेज है और ये सारी एक्यूमुलेशन। ये बता रही कि भाईजान इस सारे टाइम में जहां ये बिटकॉइन 69,000 से नीचे आया है, ये सारा एक्यूमुलेट किया इन्होंने, किया गया। ठीक है, उसके बाद उसने प्रिंट करना स्टार्ट किया तो उन्होंने एक्यूमुलेट किया है। डिस्ट्रीब्यूट कब करना स्टार्ट किया? जब बिटकॉइन ने 49,000 ब्रेक किया, उसके बाद 70,000 ब्रेक किया, उन्होंने वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन देखने की चीज क्या है कि भाईजान जैसे ही उसने दोबारा पुल बैक लिया 60,660 के बाद दोबारा एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, देखिए दोबारा एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई देखना कि भाई अभी अब ये डाटा मेरा, आपका, रिटेलर का या मिड टर्म मिड वॉलेट टाइप उनका नहीं है, ये बड़े लोगों का है। ग्लास नोड्स बड़े लोगों की ट्रांजेक्शन देखता है, वॉलेट्स देखता है और उनसे एनालाइज करता है। वो बताता है भैया आपको, दुनिया की नंबर 1 डाटा एनालिसिस साइट है, वो आपको बताती है कि भाईजान ये इतना टाइम फ्रेम एक्यूमुलेशन में रहे हैं।
थोड़ी देर इन्होंने जनवरी 24 से मई 24 तक बस सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की है। वहां पे उन्होंने कहा बस ठीक है, इतने एसेट्स काफी हैं, एसेट्स रोटेट करेंगे। दोबारा क्या स्टार्ट हो गया? एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन किस चीज के लिए? बड़े मूव के लिए, जो कि आगे जाके आने वाली है, जिसके लिए हम आपको कहते हैं कि भाई अपने पैसे सेव करके रखें, डॉलर कॉस्ट एवरेज करें, क्योंकि टाइम आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अब है रियलाइज्ड कैप नेट पोजीशन। थोड़ा मैं अब जल्दी जल्दी कवर करूंगा। दान भी इसमें बताते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जैसे ऊपर जाती जाती है कि लोगों ने कितने परसेंट मार्केट या कितना मार्केट सॉरी इन यूएसडीटी कितने एसेट सेल किए। तो हमने देखा कि लास्ट टाइम जब मार्केट ने ये पीक क्रॉस की थी, ठीक है, तो हमने देखा कि 5 ये ऑरेंज लाइन जो आपको नजर आ रही है 575 की मीन लाइन है। ये आपको बताती है कि लास्ट टाइम जो है लोगों ने 575 बिलियन से भी ज्यादा के पर डे एसेट सोल्ड की। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो ब्रेक करती है, आप देखें अब जो है वो सेलिंग प्रेशर एग्जॉस्ट कर गया। लास्ट में आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्टेबल कॉइन्स का जो वॉलेट है वो ग्रो करता जा रहा है। ठीक है, स्टेबल कॉइन्स का ग्रो करना, ठीक है, यूएसडीटी, यूएसडीसी, इनकी ट्रेजरी पे मिंटिंग होना, ये इंडिकेट करती है कि मार्केट में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है और एक बाइंग पावर आने वाली है। ये आपको कॉन्फिडेंस भी देती है कि जब आप देखते हैं ना कि यूएसडीटी ट्रेजरी में 1 बिलियन मिंट हो रहे हैं, तो आपको बताते हैं कि एक बाइंग मार्केट में बाइंग प्रेशर आने वाला है, कोई मतलब कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो ये सेंटीमेंट का डाटा ये शो करता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे जाके बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया था, और अगेन जो है वो यहाँ से ये देखें नेग्लिजिबल हो गया था। ठीक है, और उसके बाद अब आप देखें मार्च के बाद दोबारा इसने रिट्रेसमेंट दी, लेकिन अब दोबारा जो है लोगों ने स्टेबल कॉइन्स जो है मिंट करना स्टार्ट कर दिए हैं, वॉलेट्स में ऐड करना स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि वो बाइंग करने वाले हैं। बाइंग किसके लिए करने वाले हैं? जो कि एक बड़ा मूव आने वाला है, जिसके लिए हम आपको कहते हैं कि आप तैयार हो जाएं, और बहुत ज्यादा जरूरी है अपना माइंडसेट अभी से आप एज अ लॉन्ग टर्म होल्डर बना लें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट्स आपने दिखाए हैं हसन, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और इसको ज़रा समराइज करते हैं। समराइज ये करते हैं कि भाई इस वक्त एक्यूमुलेशन टाइम दोबारा से शुरू हो चुका है। दोबारा से जो बड़े बड़े मार्केट मैनिपुलेटर्स जिसे कहते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसे कहते हैं, जिसका डेटा सारा आपके सामने दिखाया गया है, ये दोबारा से एक्यूमुलेशन में आ चुके हैं। दोबारा से बिटकॉइन जो है ना स्टोर करना शुरू हो चुके हैं। तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है जो कि आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा, और उसी के लिए सारी मार्केट के ऊपर हमारी नजर है, और इस नजर के ऊपर हमारे सिग्नल्स दिए जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म के भी सिग्नल्स हैं, शॉर्ट टर्म के भी सिग्नल्स हैं, स्काल्पिंग के भी सिग्नल्स हैं। आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं, एक दिन के लिए करना चाहते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं और आप आना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि यार कहाँ कहाँ से आपको एयर ड्रॉप्स मिल सकें, एयर ड्रॉप्स फ्री मनी होती है, उसकी भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। तो वन विंडो ऑपरेशन है ऑल ओवर डिस्कॉर्ड। देयर इज अ ग्रोइंग कम्युनिटी, मोर देन माशाल्लाह 81,000 people understand where the market is going, and this is what is we are going to share there. If you want to join, you can always join it. ठीक है, और अब मैं लास्ट में अदनान भाई यही कहूँगा कि हमने पहले भी एक 4 स्टेप की साइकिल एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें हम अब 3rd स्टेप में मैं कहता हूँ लाए करेंगे कि मार्केट मेकर्स मार्केट को पंप कराते हैं, बायर्स आते हैं, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करती है। ठीक है, पेशेंस लूज करते जाते हैं। ठीक है, मार्केट में रिट्रेसमेंट आती है। 3rd फेज क्या है? मार्केट में रिट्रेसमेंट आती है। ठीक है, उसके बाद कंसोलिडेशन होती है। एवरेज जो मनी है वो एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आ रही। ठीक है, बिग मूव नहीं आ रहा, ग्रीन अच्छा पीएनएल देखने को नहीं मिल रहा, तो अपने एसेट्स वो लॉस में सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी ये 3rd फेज चल रहा है। ठीक है, जब मार्केट रियल मूव करना, प्रिंट करना स्टार्ट करेगी साइकिल के एंड पे, तो आप 4th फेज में एंटर हो जाएंगे, जहां पे मार्केट प्रिंट करेगी और आप जो है वो दोबारा फोमो करके बाइंग करेंगे और आप एग्जिट लिक्विडिटी बन जाएंगे। तो 3rd फेज को अभी जो चल रहा है उसको काउंटर करने के लिए जरूरी है कि आप अभी अपना ऑर्डर मोड ऑन कर लें। जो आपकी ट्रेड्स हैं लॉन्ग टर्म स्विंग, उनको आप होल्ड रखें। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि मार्केट बहुत अच्छा मूव प्रिंट करेगी। जी, थैंक यू हसन भाई, आपने काफ़ी अच्छा लोगों को बताया कि वेयर वी आर ऑन द मार्केट राइट नाउ। तो दिस ब्रिंग्स अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर एपिसोड। आज हमने काफ़ी अच्छी बातें की, जिसमें से जो 2 बातें जो आई एम टेकिंग विद मी आफ्टर दिस एपिसोड इज कि एक जो अदनान भाई ने बोला कि एट द एंड ऑफ द डे हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ और भी लोगों का भला हो। दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग दिस कम्युनिटी, जिसमें हम आपको मल्टीपल मीन्स के थ्रू बताते रहते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। भले वो हमारा पॉडकास्ट हो गया, हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप हो गया, हमारे वीकली न्यूज़लेटर्स हो गए एंड सो ऑन। और दूसरी बात जो हसन भाई ने की थी कि क्रिप्टो जो है वो हर किसी की बस की बात नहीं होती। यू रियली नीड अ मेंटर टू गाइड यू थ्रू द वेव्स, एंड इसलिए माशाल्लाह हमारी टीम ग्रो भी हो रही है और हमारे पास ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो पे काफ़ी टाइम से हैं। तो दे नो कि भाई पिछले
बुल रन्स में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हाउ द मार्केट इज मैनिपुलेटेड, कैसे लोग मतलब उम्मीद छोड़ देते हैं, डिनाइल में आ जाते हैं, मतलब अपने बैग होल्डर्स रह जाते हैं, या तो जो बहुत ज्यादा ग्रीड में आते हैं। तो उन सब चीजों से बचने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपके पास मेंटर हो, और वही हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू दिस कम्युनिटी। वी हैव लाइक मल्टीपल पीपल, वी आर नॉट अ वन मैन आर्मी। वी डोंट से कि भाई इंस्पायर्ड एनालिस्ट इज द ऑल नोइंग वन, वी डोंट से कि भाई सिर्फ assassin ही है। We all have our strengths, right? तो वो हम लेकर आते हैं, and I'd say it's a really good friend। and इसी पे मैं एंड करूंगा इसी नोट पे कि you should definitely join our community, and इंशाल्लाह आपको भी फायदा होगा जैसे हम सबको हो रहा है। Thank you।